अब कैटेगरी के बाद बात करें तो कोई भी पीएलआई सिर्फ एक सीएनए के साथ में एक एग्रीमेंट कर सकती है, यानी पीएलआई कैन रजिस्टर ओनली विद वन सीएनए, जैसे हुडको हुआ या एनएसबी हुआ या एसबीआई हुआ। तो कोई भी एक बैंक जो है वो सिर्फ इनमें से या तो इससे या इससे या इससे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर सकती है। दूसरे पॉइंट पर आते हैं 5.6 कि पीएलआई क्वार्टरली रिपोर्ट करेगा सीएनए को। पीएलआई मतलब ये बैंक, कोई भी पीएलआई हुडको को, एनएचबी को या एसबीआई को क्वार्टरली रिपोर्ट करेगा। पीएलआई बेनिफिशियरी का डिड्यूप करेगी, यानी बैंक का जो बेनिफिशियरी है या जो कस्टमर है उसका डिडुप्लीकेशन चेक करेगी, आइडेंटिफिकेशन चेक करेगी, और उसके नेटिव प्लेस में जाने के बाद जो वहां का सब रजिस्ट्रार ऑफिस है वहां से आवास प्रमाण पत्र निकलवा कर ये इस सीएनए को सूचित करेगी। ये पीएलआई का काम है। यदि बेनिफिशियरी एक पीएलआई से लाभ ले चुका है तो बैलेंस ट्रांसफर करवाने पर उसे पुनः लाभ नहीं होगा। यानी कोई इस केस में कोई भी एक बोरोवर जो एक बेनिफिशियरी से एक पीएलआई से लाभ ले चुका है उसे बैलेंस ट्रांसफर करने पर उसे दोबारा लाभ नहीं होगा, या सब्सिडी का क्लेम प्राप्त करने के बाद में यदि वे बैलेंस ट्रांसफर करता है किसी भी अदर बैंक में तो उसे फिर से लाभ नहीं मिलेगा। या सब्सिडी का क्लेम प्राप्त करने के बाद, बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, याद रखना इस चीज को, कोई भी सब्सिडी का क्लेम प्राप्त करने के बाद यदि उसने बैलेंस ट्रांसफर किया है तो बैंक कोई डॉक्यूमेंट साइन करवाकर उस सब्सिडी को भी वापस कर सकता है। इसलिए किसी भी बैंक या पीएलआई के साथ में कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करते वक्त आप उस डॉक्यूमेंट को भली भांति पढ़ लेना। अब इस पॉइंट के बारे में बात करते हैं। ये पॉइंट कहता है कि कोई भी बेनिफिशियरी केवल एक ही बेनिफिट का फायदा ले सकता है, यानी यदि उसने प्रधानमंत्री आवास योजना की सीएलएसएस की स्कीम का फायदा ले लिया है तो अदर 3 जो कंपोनेंट हैं पीएमएवाई के उसमें उसको फायदा नहीं मिलेगा, सिर्फ वो एक के लिए ही एलिजिबल है। अगले पॉइंट पर चलते हैं कि कोई भी सब्सिडी जो अपफ्रंट अकाउंट में क्रेडिट होगी वो आपके प्रिंसिपल से डिटेक्ट होगी, यानी सब्सिडी विल बी क्रेडिटेड बाय पीएलआई टू द बोरोअर्स अकाउंट, जो उसका लोन अकाउंट है उसमें डायरेक्ट क्रेडिट की जाएगी और जिसका इंपैक्ट जो होगा वो नेक्स्ट ईएमआई पर देखने को मिलेगा। ये जितने भी पॉइंट्स हैं इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रख के अगर आप पीएमएवाई का एप्लीकेशन जमा करते हैं बैंक के पास में तो कोई भी रिजेक्शन के चांसेस नहीं होते या बहुत कम हो जाते हैं। प्रोसेस बैंक करेगा कैसे इसको? कोई भी बोरोवर अगर कोई होम लोन लेकर अपने किसी बैंक में जाके इस एप्लीकेशन को दे देगा तो बैंक इसको सीएनए पोर्टल पर अपलोड कर देगा। अब ये सीएनए पोर्टल पर अपलोड करने के बाद में इसकी सारी जानकारी वो सीएनए को दे देता है। अब इसकी जानकारी के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो एजेंसीज हैं वो एजेंसीज इसको वैलिडेट करती हैं, यानी डिड्यूप करती हैं, वेरिफिकेशन चेक करती हैं, और जैसी वेरिफिकेशन चेक कर लेती हैं उसके बाद ये एक आईडी जनरेट कर देती हैं जिसे हम बोलते हैं बैंक एप्लीकेशन आईडी। एप्लीकेशन आईडी जो कि सी से स्टार्ट होती है और आगे 10 डिजिट का होता है, ये एक एप्लीकेशन आईडी होती है। इसको आगे सब्सिडी किस स्टेज में चल रही है इस पर ट्रैक किया जा सकता है। तो पीएलआई यानी बैंक ड्यू डिलिजेंस करने के बाद में सारी जो रिपोर्ट आएंगी वो सब रिपोर्ट को सीएनए को अपलोड करेगा, यानी बैंक सारे फॉर्मेट, सारे डिक्लेरेशन, फोटो, डाटा ये सारा अपलोड करने के बाद ये सारे जो क्लेम्स हैं इनको भी सीएनए पोर्टल पर ही अपलोड करेगा। यानी सीएनए बैंक के सभी डाटा को रीवैलिडेट करेगा, फिर से जांच करेगा, एनालाइज करेगा, उसकी स्क्रूटनी करेगा उसकी, क्योंकि इस प्रोसेस में काफी टाइम लग जाता है। इसलिए सब्सिडी जो है ना 3rd स्टेज से 5th स्टेज तक पहुंचने में काफी समय ले लेती है। लेकिन ये मालूम हमें भी होना चाहिए कि हमने जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा है उस एप्लीकेशन फॉर्म में अगर हमने कोई गलती की है तो वहां पर बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा उसको वेरीफाई करने में, और अगर कुछ हमने गलतियां की हैं वहां पर उस गलतियों को करने के बाद
हो सकता है कि ये आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो जाए। तो जितने भी आपके दावे, जितने भी क्लेम हैं, वो सारे क्लेम अगर सही पाए जाने पर आपकी जो एलिजिबिलिटी है उसके ओके होने पर एक बेनिफिशियरी आईडी जनरेट हो जाती है। बेनिफिशियरी आईडी जनरेट होने के बाद में सीएनए कस्टमर के मोबाइल पर इस बेनिफिशियरी आईडी को दे देगा। इसका मतलब यह हुआ कि आपकी सब्सिडी जो है अब अप्रूव्ड हो गई है, सब्सिडी अप्रूव्ड हो गई। अब इसके बाद सीएनए क्या करेगा, ये गवर्नमेंट के फंड को ट्रांसफर करके वाउचर के माध्यम से पीएलआई को, यानी प्राइम लेंडिंग इंस्टीट्यूट को या बैंक को, आपके वाउचर के माध्यम से बैंक को ट्रांसफर कर देगा। और जिस दिन से पीएलआई आपके बैंक को ट्रांसफर हुई है, उसी दिन से इमीडिएट इफेक्ट में बैंक आपका उस आपकी सब्सिडी को आपके लोन अकाउंट में क्रेडिट कर देगा और आपको इसकी एक सूचना दे देगा, इसकी एक इंफॉर्मेशन दे देगा, यह एक रीशेड्यूल करके दे देगा कि आपका नेक्स्ट मंथ से आपका ईएमआई अब ये कम हो जाएगा। यानी इसका जो इंपैक्ट दिखेगा आपको, वो इंपैक्ट ये होगा कि प्रिंसिपल से आपका जो सब्सिडी कम हुई है, अब बचा हुआ जो प्रिंसिपल है उसमें ईएमआई कम होगी। अगर आपने ये सारी कंडीशन जो अभी इन पॉइंट्स में दी हुई हैं, जो मैंने डिस्कस किया है अभी तक आपसे, इसको फॉलो करते हैं, यानी जैसा कि अभी मैंने इससे पहले बताया कि आप सिर्फ एक ही स्कीम का फायदा ले सकते हैं। अगर आपने किसी दूसरे बेनिफिट में अप्लाई कर दिया तो आपका रिजेक्शन हो जाएगा। तो ये जो रिजेक्शन है, ये वही रिजेक्शन हो सकता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब कोई भी सब्सिडी बेनिफिशियरी के अकाउंट में अगर ट्रांसफर हो गई है तो पीएलआई का काम है कि वो सीएनए पोर्टल पर यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जमा करे या कंप्लीशन सर्टिफिकेट जमा करे, या कुछ रिफंड हुआ है तो रिफंड सर्टिफिकेट जमा करे, कुछ रेक्टिफिकेशन किया है तो वो रेक्टिफिकेशन की शीट जमा करे। तो ध्यान रहे कि कोई भी फॉर्म आप पीएलआई यानी बैंक को देते वक्त ध्यान रखिएगा कि कहीं आपकी सब्सिडी वापस तो नहीं जा रही। तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में हम पहले पेज पर देखेंगे तो इसमें इधर ये फर्स्ट पार्टी कौन है, फर्स्ट पार्टी क्या का नाम क्या है, एंड सेकंड पार्टी पीएलआई है तो पीएलआई का डिटेल्स क्या है, ये इसके फर्स्ट पेज में दिया हुआ है। इसके नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं तो कुछ पॉइंट हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, हमें समझना जरूरी है कि फर्स्ट पार्टी शैल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ इंटर सब्सिडी, यानी पहली पार्टी यानी फर्स्ट पार्टी का मतलब ये सीएनए इंटर सब्सिडी देने के लिए, रिलीज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। दूसरा इसमें पॉइंट है कि इंटरेस्ट का जो समेशन होगा वो किस टाइप से होगा, ये अभी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि 6.5% का आपको इसमें डिस्काउंट दिया जा रहा है। 6.5% से आपको ये एनपीवी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आपको सब्सिडी मिल रही है। तीसरे पॉइंट को इसमें देख लेते हैं। तीसरा पॉइंट ये कहता है इसमें कि कोई भी ये जो स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन है ये आरबीआई के गाइडलाइन में या एनएचबी के गाइडलाइन में होगा। चौथा पॉइंट इसमें कहता है कि कोई भी लेंडर या सेकेंडरी पार्टी, लेंडर मतलब बैंक आपका ड्यू डिलीजेंस करेगा, ड्यू डिलीजेंस करने के बाद रिस्क असेसमेंट करेगा, यानी वो देखेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी को पहले भी सब्सिडी जा चुकी है, उसका डी डुप्लीकेशन हो रहा हो। तो ये बैंक की ड्यूटी है कि वो इसको पूरी करेगा, इसको वेरीफाई करेगा, वैलिडेट करेगा। लेंडर यानी सेकेंड पार्टी, वो प्रधानमंत्री आवासीय योजना की जो ऑल स्कीम है इंक्लूडिंग जितने भी अमेंडमेंट हैं, सारे अमेंडमेंट को टाइम टू टाइम बताएगा। छठा नंबर पॉइंट कहता है कि कोई भी लेंडर यानी बैंक प्रोवाइड करेगा कोई भी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट या यूज सर्टिफिकेट, यानी जो प्रॉपर्टी पर जिस घर पर उसने पीएमएवाई दी है उसका यूज सर्टिफिकेट या यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट या कंप्लीशन सर्टिफिकेट उसको जमा करेगा। यानी पीएलआई सीएनए को क्वार्टरली बेसिस पे क्या रिपोर्ट देगा, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देगा, एंड यूज देगा, और 1 साल के अंदर अंदर जमा करना होगा, जो कि एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी हो सकता है। या अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में देखें तो फर्स्ट प्रीमियम या पार्शियल डिसबर्समेंट जो हो गया है उसके 36 मंथ के अंदर उसे एंड यूज सर्टिफिकेट जमा करना होगा। किसी भी डिफॉल्ट होने पर, कोई भी भूल होने पर यह सब्सिडी पीएलआई सीएनए को वापस भी भेज देगा एक फॉर्म को फिल करने के बाद में। या इसके अलावा अगर हम देखें तो कोई भी अनयूज अमाउंट को पीएलआई सीएनए को भी इमीडिएट इफेक्ट से वापस कर देगा। अब पॉइंट नंबर 7 में हम देख लेते हैं। इसमें पॉइंट नंबर 7 क्या कहता है,
पॉइंट नंबर 7 कहता है कि कोई भी बैंक या फाइनेंस कंपनी ये चेक करेगी कि वो जो भवन बनाया है या जो बिल्डिंग बनी है या वो हाउस बनाया है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है वहां पर या नहीं है, बिजली, सड़क, पानी, सीवर, शौचालय, सैनिटरी की सुविधा है या नहीं है। क्वालिटी इंस्पेक्ट कर सकती है। कंस्ट्रक्शन की ऑल स्टेज कंप्लीट होने पर उसकी जांच कर सकती है और ये सारी जांच जो है सीएनए को अपलोड करेगी। चलिए पॉइंट नंबर 8 पर देखते हैं। कोई भी प्रॉपर्टी एनपीए होने पर, पॉइंट नंबर 8 क्या कहता है कि कोई भी प्रॉपर्टी एनपीए होने पर पीएलआई रिकवर अमाउंट को या बकाया को सब्सिडी के अनुपातिक हिस्से के आधार पर, यानी जो भी अनुपातिक हिस्सा होगा, रिकवर कर सकती है उस सब्सिडी से। उस सब्सिडी से रिकवर करने के बाद वापस कर सकती है। पॉइंट नंबर 9 कहता है कि जब भी आपका प्रिंसिपल कम हुआ है, लोन रिशेड्यूल हुआ है, तो कोई जो भी लोन रिशेड्यूल होने पर पीएलआई कस्टमर को स्टेटमेंट प्रोवाइड करवाएगी। ये जो स्टेटमेंट प्रोवाइड करवाने वाली बात है, ये पीएलआई की ड्यूटी है कि वह अपने बोरोवर को ईएमआई जो रिड्यूस हुई है उसकी जानकारी देगी और जो उसके प्रिंसिपल से कम हुई है उसका जो रीशेड्यूल हुआ है उस स्टेटमेंट को वो वह प्रोवाइड करवाएगी। ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है जो बैंक के और सीएनए के बीच में हुआ है कि दोनों पार्टी, फर्स्ट पार्टी और सेकंड पार्टी, दोनों पार्टी कैसे अपनी ड्यूटीज को पूरा करेंगी और इस योजना को इंप्लीमेंट करने में सहायता देंगी ताकि इस योजना का लाभ हर एक उस लाभार्थी, सही लाभार्थी तक मिल सके। तो इतनी सारी कंडीशंस को देखने के बाद मुझे ये उम्मीद है कि आप अपनी सब्सिडी को खुद ही चेक कर सकते हैं कि आपकी सब्सिडी अप्रूव्ड होने वाली है या आपने कहीं गलती तो नहीं की है। अब इसके बावजूद भी अगर आपको कोई कम्युनिकेशन करना है, उस कम्युनिकेशन के लिए मैं आगे कुछ आपको मेल आईडी और कुछ कॉन्टैक्ट नंबर दे दे रहा हूं। आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हैं या कॉल नहीं उठता है मेल कर सकते हैं और अगर मेल पे भी आंसर आपको नहीं आ रहा है तो आप डायरेक्टली इनके ऑफिस में जाके विजिट करके अपनी सब्सिडी का स्टेटस ले सकते हैं कि आपकी सब्सिडी जो थर्ड स्टेज में भी रुकी है या अभी तक अप्रूव नहीं हुई है या अभी तक क्रेडिट नहीं हुई है, तो वो सारे कारण आप जाके ऑफिस में जान सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों ये जो जानकारी मैंने आपको प्रधानमंत्री आवास योजना सब्सिडी के रिजेक्शन के संबंध में दी है ये आपको अच्छी लगी होगी। यदि ये आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और उन लोगों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं जो ये जानकारी लेना चाहते हैं। धन्यवाद।